हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं पुष्पेंद्र दुबे ग्रीन वर्ड पब्लिकेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है। पर डे की तरह आज भी राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 शुरू करने के पूर्व अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें। तो आज हम जिन बिंदुओं पर परिचर्चा करते हैं बच्चों, वह हमारा क्या है? सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 वर्णनात्मक, दूसरा खंड औद्योगिकरण का युग। यह 6 अंक के हैं, औद्योगिकरण का युग। तो शुरू करते हैं इस टॉपिक को। जरा देखें हमारा आज का जो मूल टॉपिक है, यह ध्यान दीजिएगा, यह हमारा 6 अंक का नंबर है। कितने का है बच्चों? 6 नंबर का। जो 4 नंबर, 1 नंबर, फिर कहां तक? देखिए यह कितने अंकों का है? 6 नंबर का। अब हम देखते हैं प्रश्न हमारा क्या है। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? यहां का भारतीय उद्योगों का मेरुदंड था कपड़ा, आधार था। अब बात आती है कि आधार होते हुए ब्रिटेन ने इसको कैसे नष्ट कर दिया। प्रश्न क्या दे रहा है? देखें, अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों में से किन्हीं 2 पर प्रकाश डालिए। इसका बुनकरों पर क्या प्रभाव पड़ा? 4 नंबर के क्वेश्चनों में कुछ तो आप पाए ही होंगे, लेकिन इसे दीर्घ के अंतर्गत लिखना है, वर्णनात्मक क्वेश्चन है। अब यहां पर हमें देखना है, पहला है कि अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योगों को कैसे नष्ट किया। कहने का मतलब भारत में जो कपड़ा उद्योग था, ब्रिटिश हुकूमत के पहले यह कपड़ा उद्योग काफी चरम पर था, ठीक ठाक कंडीशन थे, लेकिन इनसे आने पर इसकी प्रतिस्पर्धा में पूरी तरह से नष्ट हो गए। आइए भारत के रेशमी और सूती उत्पादकों का मशीनी उद्योग के युग से पहले, जब तक औद्योगिकरण नहीं हुआ, यहां पर आइए मशीनी 2 स्थितियां, औद्योगिकरण के पूर्व, औद्योगिकरण के बाद, अर्थात मशीनी उद्योग युग से पहले, मशीनी उद्योग युग से पहले अगर देखें तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का वर्चस्व था। किसका वर्चस्व था? भारत का। कब? किसका? नई मशीनी औद्योगिकरण के पहले, जब तक औद्योगिकरण बच्चों नहीं हुआ था, उसके पहले की बात किया जाए तो अंतरराष्ट्रीय कपड़ा बाजार में भारत का अपना एक अलग ही पहचान थी, एक वर्चस्व कायम था। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर, यहां के स्वयं अफसर इस बात को स्वीकार किए, जिनका नाम है हेनरी पुतलो। इनका जो वर्चस्व था भारत में, भारत के रेशमी और सूती उत्पादक कपड़ों का जो वर्चस्व था, इसके वर्चस्व को देखते हुए हेनरी पुतलो ने कहा, कब कहा? 1772 में कहा था कि भारतीय कपड़े की मांग कभी कम नहीं हो सकती। जब तक मशीनीकृत की व्यवस्था नहीं थी, औद्योगिकरण नहीं हुआ था, तो उसके पहले पूरे विश्व बाजार में भारत के कपड़ों की काफी मांग हुआ करती थी। और उस मांग में को देखते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसर हेनरी पुतलो ने 1772 में, बच्चों कब? 1772 ईस्वी में कहा था कि भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम हो ही नहीं सकती। क्या? भारतीय कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती।
क्योंकि विश्व के किसी भी अन्य देश में इतना स्तरीय माल तैयार ही नहीं होता। जिस ढंग से यहां कपड़े का उत्पादन होता था, उन्होंने कहा कि ऐसा उत्पादन विश्व में कहीं होता ही नहीं। अगर ऐसी स्तरीय व्यवस्था कहीं नहीं है तो इनकी मांग कभी कम हो ही नहीं सकती। लेकिन यह तो भारत के कपड़ा उद्योग का चरम था। लेकिन 19वीं सदी के शुरुआत में भारत के कपड़ा निर्यात में गिरावट आने लगी। 19वीं सदी के शुरुआत में आप देखेंगे औद्योगिकरण के पहले या कहेंगे 19वीं सदी के शुरू में ही भारत की जो मेरुदंड था, भारत के व्यापार का जो आधार था, उस आधार में अर्थात कपड़े में के निर्यात में क्या आने लगी बच्चों? गिरावट आने लगी। जो लंबे समय तक यह गिरावट शुरू हुई कब? 19वीं सदी के प्रारंभ में। तो यह गिरावट रुकी नहीं, एक लंबे समय तक यह जारी रहा। 1811-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात में 33% था। ध्यान देना, 1811 और 12 में सूती माल का जो हिस्सा था कुल निर्यात का, जितना भारत में निर्यात होता था उसमें सूती माल का केवल निर्यात का हिस्सा बच्चों कितना था? 33%। लेकिन यह 33% जो निर्यात होता था कब? 1811 और 12 में संपूर्ण हिस्से का निर्यात में 33% योगदान सूती माल का हुआ करता था। उस सूती माल पर 1850 और 51 में जाकर यह गिरावट देखी जाए तो यह गिरावट 3% रह गई। यह गिरावट कितने प्रतिशत आ गई? 3% मात्र रह गई। कहने का मतलब पूरे उत्पादन का जो 33% सिर्फ कपड़ा उद्योगों से निर्यात होता था, वही कपड़ा आज 1850 में 19 सदी के मध्य के अंतर्गत देखा जाए तो 50 और 51 में यह मात्र 3% रह गया था। कितने प्रतिशत? 3%। जब इंग्लैंड में कपास उद्योग विकसित हुआ, इंग्लैंड में क्या हुआ? कपास विकसित हुआ, तो वहां के उद्योगपति दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर परेशान दिखाई दिए। जब वहां कपास उद्योग विकसित हुआ तो दूसरे देशों से आने वाले आयात को लेकर के वहां के लोग काफी परेशान महसूस हुए। उन्होंने सरकार पर दबाव डाला। ब्रिटिश में जब कपास का उत्पादन हुआ तो कपास के उत्पादन से ये निर्यात तो करना चाहते थे, लेकिन इनके यहां जो निर्यात करना चाहते थे, यहां जो आता था, इससे बड़े दुखी हुए। तो वहां के उद्योगपतियों ने सरकार पर क्या डाला? दबाव डाला कि वह आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क वसूल करे। जब इनके यहां आता था तो उस आयातित वस्तुओं पर उन्होंने कहा कि आयातित कपड़ों पर आयात शुल्क लगाए और उसे सरकार क्या करे? वसूले। अच्छा, जब कोई चीज आ रही मार्केट से बाहर से आ रही है और सरकार के द्वारा उस पर आयात शुल्क लगा दिया जाएगा तो आना कम होगा। तो इन्होंने कहा कि आयातित कपड़ों पर क्या किया जाए? आयात शुल्क वसूल करे, जिससे मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। भाई, बाहर से आ रहा है आयात वस्तु, उस पर आयात शुल्क लगा दिया गया। आयात शुल्क लगाने से जब वो माल कपड़ा आया तो यहां शुल्क के साथ ही उसे बेचा जाएगा, लाभ के लिए कार्य हो रहा है। लेकिन वह शुल्क लगने से जो ब्रिटेन के अंतर्गत, मैनचेस्टर के अंतर्गत जो उत्पादन होता था, वहां का मैनचेस्टर में बने कपड़े बाहरी प्रतिस्पर्धा के बिना इंग्लैंड में आराम से बिक सके। दूसरी तरफ एक दबाव तो हुआ कि उस पर आयात शुल्क लगाया जाए, और आयात शुल्क लगाने से इनके यहां के बने कपड़े आसानी से बेच सकेंगे। दूसरी शर्त क्या लगाई गई? दूसरी तरफ यह भी कहा गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर दबाव डाला गया कि वह ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। पहला तो कहा कि आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए,
फिर कहा जा रहा है कि उस शुल्क तो लगाया जाए, लेकिन इस शुल्क के साथ ही साथ मैनचेस्टर में बने हुए कपड़ों को बेचने के लिए बेचा जाए खुल करके। फिर दूसरी तरफ कह रहा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर यह भी दबाव डाला जा रहा है कि ब्रिटिश कपड़ों को भारतीय बाजारों में भी बेचे। ब्रिटिश के कपड़ों को कहां बेचा जाए? भारतीय बाजारों में बेचा जाए। और 19वीं सदी के दौरान ब्रिटेन के वस्त्र उत्पादों के निर्यात में नाटकीय ढंग से वृद्धि हुई। यह दबाव को से नाटकीय ढंग से कहा जाए, निर्यात में काफी तेजी से वृद्धि हुई। और 18वीं सदी के आखिरी तक भारत में उत्पादन का न केवल बराबर निर्यात होता था। 1850 तक आते थे सूती वस्त्र का आयात भारतीय आयात में 31% हो चुका था। 1850 तक आते आते सूती वस्त्र का जो आयात मंगाया जाता था, भारतीय आयात में कितना प्रतिशत हो चुका था? 31%। और 1870 तक यह आंकड़ा 50% से ऊपर भी चला गया। कितने प्रतिशत? 50% से ऊपर भी चला गया। इस प्रकार भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने अगर ऐसी कंडीशन हो रही है, पहला कि आयातित वस्तुओं पर शुल्क लगाया जाए, ब्रिटिश के मैनचेस्टर में बने हुए कपड़े को भारतीय मार्केटों में लाया जाए और भारतीय मार्केट में ढंग से बेचा जाए। मशीनीकृत संस्थाएं थे, श्रम से कम लगता था, उत्पादन वहां जो बेचा जाता था कम मूल्यों पर बेचा जा रहा है। इसकी वजह से भारत में कपड़ा बुनकरों के सामने दो समस्याएं निश्चित तौर से दिखाई दे रही हैं। भारतीय बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्याएं थी। पहला, उनका निर्यात बाजार ढह रहा था। वे उनके कपड़े जहां निर्यात होते थे अब वह निर्यात होना बंद हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है। यह भारतीय बुनकरों के सामने समस्या उत्पन्न हो रही है। ब्रिटिश की वजह से समस्या भारतीय बुनकरों की, जहां उनका निर्यात होता था वह निर्यात उनका होना धीरे धीरे कम हो रहा है। स्थानीय बाजार भी सिकुड़ने लगे, निर्यात नहीं हो रहा। जो क्षेत्रीय बाजार थे वह भी प्रतियोगिता में धीरे धीरे कम होने लगे क्योंकि मशीनीकृत सामान आने लगा। स्थानीय बाजार सिकुड़ने लगा था। स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर के आयातित मालों की भरमार थी और जो क्षेत्रीय भारत के मार्केट थे उस मार्केट में मैनचेस्टर से भी भिन्न का सरकार पर दबाव बनाया गया कि मैनचेस्टर के बने हुए कपड़े को भारतीय मार्केटों में लाया जाए। तो बच्चों, यहां से स्थानीय बाजार में मैनचेस्टर से आयातित मालों को भरमार थी। अब स्थानीय बाजार पे यहां मैनचेस्टर से जो आ रहे थे वहां बहुत माल थे और यह भी सबसे बड़ी था, यह माल तो उपलब्ध था लेकिन कम लागत पर। किसमें था? कम लागत पर यह माल पर्याप्त रूप से। अब जब कम लागत पर कम मूल्यों पर बेचा जाएगा तो कौन सा माल लेंगे? यही माल। तो भारत का जो उत्पादन था वह औद्योगिक पर नहीं था, श्रम पर था। तो कहने मतलब कम लागत पर मशीनों से बनने वाले आयाती इस्पात उत्पादन इतने सस्ते थे कि बुनकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। भाई, मशीन से बने हुए कपड़ों पर जो लागत लगती थी और बुनकरों के बनाए हुए कपड़ों से जो श्रम लगता था, जो लागत लगती थी, मशीन के उत्पादन के लागत की अपेक्षा बुनकरों की ज्यादा हुआ करती थी। अब ज्यादा होने के नाते जब ज्यादा लगता था तो ज्यादा पैसे में बेचना चाहते थे, लेकिन मैनचेस्टर का जो कपड़ा बना हुआ कम लागत पर कम मूल्यों पर बेचा जाता था वो भारत के मार्केटों में छा गया। अब इस मार्केट छाने बुनकरों के बनाए हुए कपड़े उस रूप में खरीदे नहीं जा रहे। मार्केट, क्षेत्रीय जो मार्केट था इसका भी इनका धीरे धीरे जा रहा है। बुनकरों का अब इस मशीन का मुकाबला बुनकरों द्वारा नहीं किया जा रहा है। 1850 तक देश के ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट और बेकारी के ही किस्सों की भरमार थी।
निश्चित तौर से जब इनका मूल धंधा ही चौपट हो गया, जो इनका उत्पादन था, जो इनका निर्यात का आधार था, जो स्थानीय बाजारों से इनसे लिया जाता था, लोग लेते थे, वह मार्केट मैनचेस्टर के मार्केटों से भर गया, तो इनका आधार ही खो गया, गिरावट आई और बेकारी बढ़ेगी। 1860 के दशक में बुनकरों के सामने नई समस्या खड़ी हो गई। यह नई समस्या क्या आ गई? 18 में उन्हें कपास नहीं मिल पा रहा था। बुनकरों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आ गई? उन्हें अच्छी कपास ही नहीं मिल पा रही थी। जब अमेरिकी गृह युद्ध शुरू हुआ और अमेरिका से कपास की आमद बंद हो गई, तो ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा। 60 के दशक में बुनकरों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या हुई? सबसे बड़ी समस्या यही है कि अच्छी कपास नहीं मिल पा रहे थे। भारतीय बुनकरों को अच्छे कपास नहीं उपलब्ध हो पा रहे थे, नहीं मिल पा रहे थे। और उसी समय जब अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, अमेरिका से कपास आना बंद हो गया, तो जब ब्रिटेन को अमेरिका में गृह युद्ध शुरू हुआ, तो गृह युद्ध के दरमियान इसने कपास देना बंद किया ब्रिटेन को, तो ब्रिटेन ने भारत से कच्चा माल मांगने लगा। अब भारत से कच्चे कपास के निर्यात में इस वृद्धि से इसकी कीमत आसमान छूने लगी। अब भारत से ब्रिटेन कपास के निर्यात कच्चा माल मांगने लगा। कौन मांगने लगा? ब्रिटेन भारत से क्या मांग ले? कच्चा माल। अब भारत से कच्चे माल कपास के निर्यात में वृद्धि हुई और इसकी कीमत क्या हो गई? आसमान। अब भाई वहां से यहां से कपास का निर्यात किया जाने लगा, कीमत में वृद्धि हुई। अब यह वृद्धि जब कीमत में ज्यादा मिल रही है, तो हमारे बुनकर तो ले नहीं पाएंगे वृद्धि से, उसकी कीमत आसमान छूने लगी। भारतीय बुनकरों को कच्चे माल के लाले पड़ गए। अब ब्रिटिश के मार्केट में कच्चे माल जाने लगे और भारतीय जो बुनकर थे, यह कच्चे माल प्राप्त करने में इनके लिए बड़ी दिक्कतें हुई, अर्थात लाले पड़ गए। उन्हें मनमानी कीमत पर कच्ची कपास खरीदनी पड़ती थी। वह कच्ची कपास मनमानी जितना मांग ले, वो एक मूल्य नहीं, मनमानी कीमतों पर अपने इस उद्योग धंधे को चलाने के लिए मनमानी कीमतों पर कपास उनसे खरीदे जाते थे। ऐसी सूरत में बुनकरी के सहारे पेट पालना संभव नहीं था। भारतीय बुनकरों और कारीगर के सम्मुख 19वीं सदी में एक और समस्या उत्पन्न हुई। अब भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा। भारतीय बुनकरों और कारीगरों के सम्मुख 19वीं सदी में भी एक और नई समस्या आई। अब भारत के मार्केट में भारतीय कारखानों में भी उत्पादन होने लगा और भारतीय कारखानों में उत्पादन होते थे। भारतीय बाजार मशीनों से निर्मित माल से भर गया। ऐसे में भारतीय बुनकरों के अस्तित्व पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। प्रश्न क्लियर हुआ? फिर से एक बार थोड़ा सा सारांश के रूप में हम लोग जाने। अंग्रेजों ने भारत के कपड़ा उद्योग को कैसे नष्ट किया? बात क्लियर? या कपड़े उद्योग को नष्ट कैसे किया, उसके द्वारा अपनाए गए तरीके क्या है? तो कपड़े उद्योग को नष्ट करने के पीछे सबसे पहला था कि शुरू में भारतीय कपड़ों का वास्तव में विश्व के मंच पर एक महत्वपूर्ण स्थान था और यहां तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग भी कहते थे कि भारत में कपड़ों की मांग कभी कम नहीं हो सकती। लेकिन 19वीं सदी पर आते आते कपड़ा के निर्यात में गिरावट आई, जो लंबे समय 18 से जारी रहा। 18 से 11-12 में सूती माल का हिस्सा कुल निर्यात 33% और 3% रह गया। तो कहने का मतलब अंग्रेजों ने भारत के कपड़ों को नष्ट किया और यहां का जो आधार बुनकरों का था, वह अपने यहां कच्चे
माल को मंगा करके जो उसके निर्यात में उसकी कीमतों में बढ़ोतरी की, इस कीमत से हमारे बुनकरों की रीढ़ टूट गई और इस तरह से उसके द्वारा अपनाए गए तरीकों से दो प्रकार डाली। इन बुनकरों पर क्या प्रभाव, तो प्रभुत्व का प्रभाव काफी आन हुआ। और उसमें भी यहां देखा जाए तो भारत में भी कारखानों का निर्माण, भारतीय कारखानों का भी निर्माण होना शुरू हुआ। तो भारत में बुनकरों के सामने एक साथ दो समस्या क्या थी, पहला निर्यात बाजार ढहा और स्थानीय बाजार शुरू करने लगे। स्थानीय से मैनचेस्टर में आती माल भरमार थे, कम लागत पर 18 से 50 तक ज्यादातर बुनकर इलाकों में गिरावट आया। दूसरा, बुनकरों के सामने दूसरी समस्या आ गई कि कपास नहीं मिल रहा था, अमेरिका में गृहयुद्ध हो रहा था और ब्रिटेन भारत से कच्चा माल मांगने लगा और कच्चे माल मांगने से कपास के निर्यात में भी वृद्धि हुई, जिसमें कीमत आसमान से छूने लगी। और 19वीं सदी में आप देखेंगे भारतीय कारखानों में उत्पादन होने लगा और भारत के बाजार मशीनों से निर्मित माल से भर गए। ऐसे में बुनकरों का अस्तित्व पर एक प्रकार से प्रश्न चिन्ह लग गया। तो चलें अगले प्रश्नों को हम लोग देखें। अगला प्रश्न है, भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं हैं, किन्हीं चार का उल्लेख कीजिए। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषताएं, किन्हीं चार। भारत में बच्चों औद्योगिक विकास की चार विशेषताएं हैं। भारत में औद्योगिक विकास की चार विशेषताएं हैं, इस प्रकार हैं। कौन कौन सी हैं? पहला, भारत में परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव के स्थिति में नहीं थे। भारत में औद्योगिक विकास की चार विशेषताएं। भारत में परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की स्थिति में नहीं थे। खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर, औजारों के उत्पादन जैसे अनेक गैर मशीनी क्षेत्रों में जो प्रगति हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। भारत में औद्योगिक विकास की क्या विशेषता है? पहली विषय, परंपरागत उद्योग पूरी तरह से ठहराव की स्थिति में नहीं थे। इसमें जो खाद्य प्रसंस्करण, निर्माण, पाटरी, कांच के काम, चर्म शोधन, फर्नीचर और औजार के उत्पादन अनेक गैर मशीनी क्षेत्र में जो प्रगति हो रही थी, वह मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। दूसरा, औद्योगिक प्रगति की गति धीमी थी। इसकी विषय, क्योंकि नई मशीन महंगी थी और जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए तकनीकी में निवेश व्यापारी बहुत सोच समझकर करते थे। औद्योगिक प्रगति की गति धीमी क्यों थी? नई मशीनें थी, महंगी थी, महंगी के साथ साथ खराब हो जाती थी और तकनीक में निवेश व्यापारी, इसलिए इसमें निवेश करने व्यापारी बहुत सोच समझकर करते थे। तीसरा है, देश में सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। देश में सूती वस्त्र उद्योग और कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। सबसे पहला कौन सा उद्योग बन चुका था? देश में सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता कपास का जो उद्योग है 1840 के दशक में आप देखेंगे तो औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। यह सबसे बड़े उद्योग के रूप में उभर चुका था कपड़ा उद्योग। और 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में भी कमी आने लगी। वहां तक तो यही था। 1906 के बाद आप देखेंगे चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे जो निर्यात होते थे, इस निर्यात में भी कमी आने लगी। फलस्वरूप भारत के उद्योग पर धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे
और 1900 से 1912 में भारत में सूती कपड़े का उत्पाद दुगुना हो गया। अब यहां था 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे के निर्यात में कमी आने लगी। क्या आने लगी? कमी आने लगी। और फलस्वरूप भारत के उद्योगपति धागे के बजाय कपड़ा बनाने लगे। और 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन दुगुना हो गया। 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादकों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। अखबारों पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे, लेकिन कैलेंडर उनकी भी समझ में आ जाते थे जो पढ़े लिखे नहीं रहते थे। चाय की दुकानों, दफ्तरों, मध्यवर्गीय घरों में कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे वे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते थे। कैलेंडरों में लिखा रहता था, अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया। उन चीजों को खरीदिए जिनको भारतीयों ने बनाया। उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया। आते हैं प्रश्न पर कि औद्योगिक विकास की विशेषता क्या थी? उद्योग पूरी तरह से स्थित नहीं थे। जो थे पूरी स्थिर नहीं थे। यहां आप देखेंगे जो भी निर्माण हो रहा है वह छोटे छोटे उद्योग, चाहे वह देखें खाद्य प्रसंस्करण हो, निर्माण हो, पटरी हो, कांच हो, चर्म हो, शोधन हो, औजार, ये ऐसे उत्पादन हैं जिनकी प्रगति हो रही है। मुख्य रूप से साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। किसका था? साधारण और छोटे आविष्कारों का ही परिणाम था। औद्योगिक प्रगति की गति धीमी थी। यह भी एक क्लियर है कि इस समय पूरी तरह से औद्योगिक प्रगति हमारी जो थी बच्चों, क्या थी? औद्योगिक प्रगति क्या थी? इसमें बहुत धीमी थी। नई मशीनें महंगी थी और जल्दी खराब हो जाती थी, इसलिए तकनीकी निवेश व्यापारी बहुत सोच समझकर करते थे। और सूती वस्त्र उद्योग तथा कपास उद्योग ब्रिटेन के सबसे फलते फूलते उद्योग थे। तेजी से बढ़ता हुआ कपास उद्योग 1840 के दशक तक औद्योगिकरण के पहले चरण में सबसे बड़ा उद्योग बन चुका था। सबसे बड़ा उद्योग बनकर आ चुका था। और 1906 के बाद, किसके बाद? 1906 के बाद चीन भेजे जाने वाले भारतीय धागे से निर्यात में कमी आने लगी। अब जब चीन से धागे, तो वहां भारतीयों के उद्योगपतियों के द्वारा यहां कपड़ा बनाने जाने लगा। 1900 से 1912 तक भारत में सूती कपड़ों का उत्पादन दोगुना। यह एक औद्योगिक छोटे छोटे लेकिन बचते हुए अपने उद्योगों को अग्रसर कर रहे हैं। यहां देखें 19वीं सदी के अंत में निर्माता अपने उत्पादों को बेचने के लिए कैलेंडर छपवाने लगे। यहां क्या छपवाने लगे? कैलेंडर। अब अखबार कैलेंडर यहाँ उद्योगकरण में महत्वपूर्ण भूमिका ले रहा है, क्योंकि कैलेंडर से पढ़े लिखे अखबार और पत्रिकाओं को तो पढ़े लिखे लोग ही समझ सकते थे। अखबारों में अगर छपाया जाता और महंगा भी पड़ता, पत्रिकाओं में अगर दिया जाता तब भी इसे केवल कौन पढ़ता? केवल पढ़े लिखे लोग। लेकिन कैलेंडर उनको भी समझ में आ जाता था जो पढ़े लिखे नहीं थे। जो पढ़े लिखे नहीं थे उन्हें भी कैलेंडर समझ में आ जाता था। चाय की दुकान, दफ्तरों, मध्य वर्ग की घरों में एक कैलेंडर लटके रहते थे। जो इन कैलेंडरों को लगाते थे विज्ञापन को भी हर रोज पूरे साल देखते। कैलेंडर में लिखा रहता था हमारे उद्योग, अगर आप राष्ट्र की परवाह करते हैं तो उन चीजों को खरीदिए जिन्हें भारतीयों ने बनाया है। आप उन चीजों को खरीदिए जिन्हें किसके द्वारा बनाया गया? भारतीयों द्वारा बनाया गया है। तो यह भारत में
औद्योगिकरण पर देखा गया प्रश्न है बच्चों, तो यह जरूर याद रखिएगा, यह सामाजिक विज्ञान कक्षा 10 का वर्णनात्मक क्वेश्चन है जो 6 अंकों का है। तो इस 6 अंकों के साथ ही साथ क्लास को समाप्त करने के लिए पहले बच्चों यह जरूर याद रखिएगा, यह राजीव क्वेश्चन बैंक 2024 के संभावित जो महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं उन्हीं प्रश्नों पर यहां चर्चा की जा रही है और ये सारे मैटर आपको राजीव क्वेश्चन बैंक में मिलेंगे। बड़े अच्छे ही ढंग से व्याख्यात हैं। और लेकिन इस क्लास को समाप्त करने के पूर्व बच्चों चलो अपने चैनल को एक बार पुनः लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। तो हम अपने क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। चले बच्चों, जय हिंद।